नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज का खास कार्यक्रम द टॉक टाइम। टॉक टाइम में आज बात करेंगे भाजपा की पॉलिटिक्स की। रविदास जयंती को लेकर भाजपा किस तरीके से आगे बढ़ रही है, भाजपा का क्या मूवमेंट है कि क्यों प्रदेश भर में रविदास जयंती को लेकर भाजपा आयोजन कर रही है। इसके साथ ही जेनजी की पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके बाद छत्तीसगढ़ में उसका कितना असर है, बीजेपी उन असर को किस तरीके से देखती है, और अंत में बात करेंगे सरगुजा की पॉलिटिक्स पर। तो स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ भाजपा के प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी जी हैं। सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज के कार्यक्रम में। धन्यवाद आपको, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूरी छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स पर, और 2.5 साल सरकार को बने हो गया, 2.5 साल बचा है। इन 2.5 साल में क्या हुआ और 2.5 साल की क्या रणनीति है, इन सब पर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रविदास जयंती को लेकर। आप लोग बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, पूरे देश में आयोजन हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है ये आयोजन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे महान संतों को देश के जन जन तक पहुंचाना चाहती है, उनके विचारों को, कि जो देश में एक लोगों के बीच एक धर्म को बढ़ाने के लिए, लोगों के जीवन में खुशी आए, मनुष्य और मनुष्य के बीच भेद मिटे, ऐसे समरसता युक्त समाज के निर्माण में जिन संतों का योगदान रहा है, ऐसे महान संतों को देश के कोने कोने के गांव तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए संत रविदास जी की जो 650वीं जयंती अभी आने वाली माघ पूर्णिमा 20 फरवरी को आने वाला है जी। भारतीय जनता पार्टी ने गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई से इस अभियान का प्रारंभ किया है। 29 जुलाई को देश के कोने कोने में सभी मंदिरों में समरसता दीप अभियान का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें संत रविदास जी के मंदिरों में या अन्य मंदिरों में सभी जगह समरसता दीप अभियान के तहत दीप प्रज्वलित कर संत रविदास जी की पूजा की गई। और आगे चल के वो वाराणसी, जो गोवर्धनपुर उनकी पावन जन्मस्थली है, उस पावन जन्मस्थली में एक बड़ा आयोजन करके देश भर के सभी राज्यों के प्रतिनिधि वहाँ गए, साधु संत वहाँ गए, और उनको संत रविदास जी के पावन जन्मस्थली के माटी युक्त कलश दिया गया। वो कलश सभी राज्यों के मुख्यालय में आया। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 30 तारीख को सरगुजा की सीमा से ये कलश प्रवेश करके, और 31 जुलाई को प्रभु श्री राम के जो राम मंदिर है, राम मंदिर में हम कलश का वंदन, पूजन, अभिनंदन करके उसकी स्थापना किए। उसके बाद हम 4 तारीख को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में पूरे प्रदेश के कोने कोने से और सभी जिला के जो हमारे जिला इकाइयाँ हैं, ऐसे साधु संतों की उपस्थिति में, माननीय मुख्यमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में, कलश सभी जिलों में प्रस्थान किया गया रथ के माध्यम से। और ये आगे चल के हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडलों तक जाएगा, और छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख गाँव में जो मंदिर हैं, संत रविदास जी के मंदिर हों, अन्य देवी देवताओं के मंदिर तक वो कलश जाएगा। वहाँ संत रविदास जी का जो संदेश है, संत रविदास जी ने जो समरसता युक्त समाज की स्थापना का संदेश दिया है, वो संदेश जन जन तक पहुँचे, ये एक महाअभियान है। और आगे चल के संतों से संपर्क होगा और छात्रावासों तक हम जाएंगे, और संत रविदास जी के जो संदेश है कि मानव मानव के बीच भेद नहीं होना चाहिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ऐसे अमर वाक्य जो उन्होंने समाज को दिया है, इन सब चीज़ों से हम आने वाली भावी पीढ़ी को भी परिचित कराएंगे। एक चीज़ समझना चाह रहा था, रविदास जी के बारे में कहा जाता है कि वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब और वो जो उत्तर भारत का बेल्ट है, छत्तीसगढ़ में भी उनके मंदिर वगैरह हैं क्या, या फिर अब आप लोग जो लेकर आए हैं ये अभियान, उसके तहत ये सब करेंगे? छत्तीसगढ़ में 150 से ज़्यादा मंदिर संत रविदास जी के हैं। संत रविदास जी के अनुयायी यहाँ हैं, संत रविदास जी को मानने वाले साधु संत हैं बड़ी संख्या में। और इस अभियान के द्वारा हमको जानने को भी मिला कि गांव-गांव के अंदर भी संत रविदास जी को मानने वाले, उनके बताए रास्ते पर अनुसरण करते हुए जीने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। मतलब रविदास जी लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि जो एससी वोटर हैं, जो आमतौर पे बीजेपी के साथ नहीं रहते हैं, उनके लिए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, और ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे बिहार में इलेक्शन था तो आप लोगों ने बिहार दिवस मना लिया, अब रविदास जी को लेकर आए हैं। कांग्रेस के साथ समस्या यही है कि वो केवल हर कार्यक्रम, हर मुद्दे को वोट के नज़रिए से देखती है, पर भारतीय जनता पार्टी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर अनुसूचित जाति समाज का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता तो क्या इतना बड़ा बहुमत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला होता? भारतीय जनता पार्टी ऐसे संत महात्मा और इतिहास में
बीते दिनों हजारों हजार वर्ष से जो हमारे महान संत हुए हैं, अभी आपने देखा होगा कि हमने अहिल्याबाई होलकर जी का 350वां जयंती मनाया। तो हम ऐसे सभी लोगों को, आने वाली पीढ़ी उनके विचारों को, उनके किए गए देश के प्रति योगदान को जाने, ये भारतीय जनता पार्टी का एक लगातार चलने वाला अभियान है। तो हमने अहिल्या देवी जी का पूरा कार्यक्रम किया, अभी हम संत रविदास जी का कार्यक्रम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो भी महान संत हुए हैं जिनका इस देश में योगदान है, उससे परिचित कराने का अभियान लगातार भारतीय जनता पार्टी करते रहती है। मतलब जनता के बीच जा रहे हैं। अब थोड़ा हम लोग ट्रैक चेंज करते हैं, थोड़ा चुनावी राजनीति पे आते हैं। अभी हाल में 3 राज्यों में उपचुनाव हुए। उपचुनाव के नतीजे जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, चाहे दतिया की बात करें या बांकीपुर की। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल रहेगा कि क्या छत्तीसगढ़ और देश में पॉलिटिक्स बदल रही है? जिस तरीके से जंतर मंतर पे आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पे यूथ का आंदोलन हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? फिर मैं उपचुनाव पर आऊँगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने युवा पीढ़ी को आश्वस्त किया है कि युवाओं के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है और पेपर लीक का एक इतिहास है और पेपर लीक 50 से अधिक बार हुए हैं। पर प्रधानमंत्री जी ने जिस त्वरित तरीके से कड़े कानून बनाए, पार्लियामेंट में एक विधेयक लाया कि इसमें एक बड़ी सजा का प्रावधान किया, आज से पहले तो किसी ने नहीं किया था। तो प्रधानमंत्री जी, देश के युवाओं का भरोसा भी प्रधानमंत्री जी के प्रति है। ऐसे कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री जिन्होंने हर वर्ग का, हर समाज का, सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ और सबका विश्वास, तो युवाओं का भी विश्वास, जिसको जैन जी शब्द दिया जा रहा है, उनका भी विश्वास यदि किसी नेता के प्रति है तो प्रधानमंत्री जी के प्रति है। उस जैन जी के आंदोलन के बाद बांकीपुर और जो मध्य प्रदेश का दतिया है, दोनों जगह बीजेपी हार गई। उसको छत्तीसगढ़ के नेता होने के नाते आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि इसमें एक सिक्के के 2 पहलू हैं, हार और जीत। हम चुनाव हमेशा जीतने के लिए लड़ते हैं, लेकिन कभी कभी हम जीत से वंचित भी हो जाते हैं। लेकिन हम गुजरात जीते हैं, अन्य चुनाव को जीते हैं, लगातार जीतते रहते हैं। कभी हम चुनाव जीतने से वंचित रह जाते हैं, उसके कई कारण होते हैं, पार्टी उसकी समीक्षा भी करती है। लेकिन जिन चुनावों की का जिक्र आप कर रहे हैं, उससे एक संदेश, सीधे संदेश जनता ने विपक्षी दल को भी दिया कि जो बार बार ईवीएम का रोना रोते हैं चुनाव हारने के बाद, तो वो भी संदेश सीधे दिया कि भाई आप ईवीएम का रोना मत रो, अभी ईवीएम उनके लिए ठीक हो गया। तो लोकतंत्र में हमेशा चलते रहता है और हार जीत लगी रहती है, पार्टी उससे लगातार समीक्षा करती है और आगे बढ़ती है। सही बात है, लोकतंत्र में हार जीत तो लगी रहती है। एक सवाल है, छत्तीसगढ़ में आप लोग संगठन में हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और सरकार में तमाम लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं। दोनों में तालमेल आप लोगों का ठीक है? किसी तरीके की दिक्कत नहीं आ रही? क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा कि बहुत से सांसद, चाहे रायपुर सांसद हो बृजमोहन अग्रवाल या दुर्ग सांसद हो विजय बघेल, वो अधिकारियों से नाराज हैं। तो संगठन वाले अधिकारियों से ठीक चल रहा है और सरकार को कैसे देखते हैं? कितनी अच्छी चल रही है आपकी सरकार? मैं बहुत ही गर्व और विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जितनी राज्य सरकारें हैं, उसमें जो हमारा पैरामीटर होता है, हमारा चुनाव घोषणा पत्र होता है। हमारे 2023 के चुनाव का छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसको तेज गति से पूरा करने वाली, देश की सभी राज्यों की सरकारों से ज़्यादा यदि चुनाव घोषणा पत्र को पूरा करने में कोई सरकार सफल रही है, चाहे वो महतारी वंदन की बात हो, चाहे वो धान खरीदने की बात हो, तो हम चुनाव घोषणा पत्र को पूरा करने में, जनता के प्रति किए गए वादों को पूरा करने में और मोदी की गारंटी, जो गारंटी को पूरा होने की गारंटी है, इसको छत्तीसगढ़ ने शब्दशः लागू किया है और तेज गति से हम विकास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चाहे आप वो नेशनल हाईवे की बात कर लें, भारतमाला परियोजनाओं की बात कर लें, कनेक्टिविटी की बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, तो आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो छत्तीसगढ़ में हम बहुत तेज गति से और देश में एक अपना स्थान बनाने वाली राज्य की सरकार है। नहीं नहीं संदेह, देश में तो एक मॉडल है ही छत्तीसगढ़ का, बीजेपी की सरकारों में भी। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि मुख्यमंत्री निवास पर एक बैठक हुई जिसमें सभी मंत्री गए, संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी गए। तो तालमेल को लेकर ही वो बैठक थी या कुछ और था? दुनिया में जितनी भी राजनीतिक दल हैं, सबसे अधिक बैठक यदि होती है तो भारतीय जनता पार्टी की होती है। और जब भारतीय जनता पार्टी एक संवेदनशील लोक कल्याण
करने वाली पार्टी है, तो ये लगातार मंत्रियों की बैठकें होती रहती हैं, संगठन की बैठकें होती रहती हैं। आप अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार विभिन्न स्तरों की बैठकें होती रहती हैं, कभी प्रदेश पदाधिकारी की बैठक, कभी मंत्रियों की बैठक। तो वो बैठक एक मुख्यमंत्री जी को जरूरत लगा तो उन्होंने मंत्रियों की बैठक बुला ली, संगठन के साथ वो बैठक हुई। तो बाहर जो चर्चाएं होती हैं उसका उस अंदर बैठक से कोई वास्ता नहीं होता है। वे एक सामान्य बैठक थी और लगातार होती रहती है वो। एक बड़ी सफलता मिली है छत्तीसगढ़ में, आपकी सरकार में नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ हो गया है। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होने के बाद बस्तर के लोगों की उम्मीद बहुत बढ़ी है। बीजेपी, क्योंकि आप संगठन में हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, तो बीजेपी उन लोगों की उम्मीदों के बारे में क्या सोच रही है और उसे पूरा करने की दिशा में संगठन स्तर पर किस तरीके से आप लोग काम करेंगे? देखिए, ये एक बस्तर को नक्सल मुक्त होना इस बात का परिचायक है कि सरकार जब इच्छा शक्ति के साथ काम करती है और नक्सलवाद के दंश से ग्रस्त ये छत्तीसगढ़, कभी सरगुजा में भी था वो नक्सलवाद, वहाँ से ख़त्म हुआ और बस्तर से नक्सलवाद ख़त्म हो जाएगा, एक नया जीवन बस्तरवासियों को मिलेगा। और अमित शाह जी ने तारीख तय किया कि इस तारीख को हम नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त करेंगे और देश के सबसे विकसित आदिवासी संभाग बस्तर को बनाएंगे। लाखों करोड़ रुपए लगाने की बात उन्होंने कहा है। तो एक नया जीवन, नया सपने को साकार करने जैसा ये फैसला भाजपा की सरकार ने लिया, केंद्र की सरकार ने लिया, राज्य के विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया और एक नया बस्तर अब देखने को मिल रहा है। कभी घूमने जाइए आप, हम लोग भी जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अंदरूनी जो स्थानों पर जहाँ पे कोई पॉलिटिकल गतिविधि नहीं होती थी, सामाजिक गतिविधि नहीं होती थी, बस्तर अपने पुराने प्राचीन स्वरूप से में आ चुका है और लोग आपको नाचते गाते हंसी खुशी जीते आनंद के साथ जीवन बस्तरवासी जी पा रहे हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। सरगुजा में भी नक्सलवाद था और आप लोग तो उस समय युवा पॉलिटिक्स भी करते थे। सरगुजा में जिस तरीके से बदलाव हुआ, क्या वैसा ही बस्तर में भी बदलाव होगा? क्योंकि बीच में कुछ चीज़ें लगती हैं कि जो वहाँ आदिवासियों से जो संवाद का विषय है, जो चर्चा का विषय है, वो थोड़ा कमज़ोर नज़र आता है। वहाँ कुछ कुछ बीच बीच में हम लोग गतिविधियाँ देखते रहते हैं। देखिए, सरगुजा का आपने अच्छा कहा कि सरगुजा एक समय नक्सलवाद से ग्रस्त था और जब भाजपा की सरकार 2003 में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बनी, उसके बाद लगातार प्रयास के बाद सरगुजा पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गया, जिसके कारण सरगुजा में विकास का एक नया दौर देखने को मिला। और चाहे वो अंदरूनी सड़कों के निर्माण की बात हो, चाहे वो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो सरगुजा एक विकसित सरगुजा के रूप में आज देखने को मिलता है, जहां पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जहां पे विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जहां पे सभी विकास खंडों में बेहतर शिक्षा के लिए महाविद्यालयों की स्थापना हुई। तो इस तरीके से सरगुजा एक विकसित सरगुजा के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कारण देखने को मिला। सरगुजा में पिछले चुनाव में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, 14 की 14 सीटें बीजेपी के पास आ गई और इससे पहले 14 सीट कांग्रेस के पास थी। तो आप लोगों ने ऐसा क्या किया? क्योंकि उस समय आप भी संगठन में थे, आप भी टिकट के दावेदार भी थे। क्या ऐसा बीजेपी ने किया कि 14 की 14 सीटें आ गई? देखिए, 5 साल 2018 से 2023 तक जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वो झूठ और फरेब की बुनियाद पर बनी थी। और सरगुजा का उल्लेख इसलिए है कि जो कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिन्होंने बनाया था, वो श्री टी.एस. सिंहदेव जी, वो झूठ के किताब के राइटर थे। और उन्होंने जितने भी वादे किए थे, जितने भी घोषणाएं की थी, एक भी घोषणा उनका पूरा नहीं हुआ। सरगुजा और इनके मुख्यमंत्री बनो प्रतियोगिता के कारण ये प्रतिस्पर्धा का और गुटबाजी का एक खामियाजा अगर किसी को भोगना पड़ा तो सरगुजा वासियों को भोगना पड़ा। और सरगुजा में विकास पूरी तरह ठप पड़ गया इनके गुटी प्रतिस्पर्धा के कारण। और उस 5 साल में जो उनकी गुटबाजी का दंश आम जनता को झेलना पड़ा, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच बहुत तेजी के साथ गई, सभी समाजों का विश्वास अर्जित करने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके परिणाम स्वरूप हम 14 सीट जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने में सरगुजा वासियों ने एक निर्णायक भूमिका अदा किया। निर्णायक भूमिका अदा की, ये तो जरूर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंत्री अभी वहीं से आ रहे हैं। तो वहाँ के जो मंत्री, आप तो सरगुजा में रहते भी हैं और काफ़ी सक्रिय भी हैं, तो क्या मंत्रियों में वहाँ तालमेल है? आप लोग का काम वाम होता है, जनता का काम होता है? क्योंकि अभी जो आपके भाजपा कार्यालय में केंद्र लग रहे हैं जिसमें मंत्री आ रहे हैं,
उसमें कभी 500 लोग पहुंच जा रहे हैं, कभी 400 लोग पहुंच जा रहे हैं। तो क्या वहां तालमेल है, सब बेहतर चल रहा है? बहुत बेहतर। और भारतीय जनता पार्टी में समन्वय के साथ सरकार और संगठन में कोई आप दूरी कभी महसूस नहीं करेंगे। और मुख्यमंत्री जी जो हमारे हैं, वो आप उनके विरोधी दलों से भी के नेताओं से भी पूछेंगे कि विष्णुदेव साय जी कैसे आदमी हैं, तो हर कोई कहेगा कि बहुत ही सहज सरल, मिलनसार और अच्छे व्यक्ति हैं। तो जिसके पीठ पीछे, ऐसे राजनेता बहुत कम होते हैं जिनको पीठ पीछे लोग बोलें कि नहीं वो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो एक मंडल अध्यक्ष से लेके प्रदेश के पदाधिकारियों तक सीधा संवाद है उनका, इसलिए संवाद से समन्वय होता है, जैसा आप समझते हैं। तो संवाद की कमी नहीं है और समन्वय की कोई कमी नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली। वैसे मुख्यमंत्री जी सौम्य हैं और सबकी बातें सुनते हैं। एक सवाल रहेगा सरगुजा से जुड़ा ही, कि जो 5 मंत्री हैं, 4 मंत्री मान लीजिए, तो उनमें सबसे बेहतर आप किसको रैंकिंग देंगे, जो सबसे बेहतर कर रहे हैं, जिनका सरगुजा के, खास तौर पे सरगुजा के लोगों के लिए सबसे बेहतर किसको बोलेंगे, जो आसानी से उपलब्ध हों, लोगों का काम करते हों, कोई विवाद नहीं होता हो? देखिए, रैंकिंग तो आने वाले समय में जनता समीक्षा करते रहती है, लेकिन मंत्रियों की बात तो है ही, सभी मंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन हम सरगुजा वासियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि सरगुजा संभाग से पहली बार कोई मुख्यमंत्री बने हैं और 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं। और बार बार ये बात कांग्रेस ने अपने चुनाव में एक र्यूमर की तरह कही है कि सरगुजिया सरकार बनेगा। इन्होंने, कांग्रेस ने कहा था सरगुजा से टीएस सिंहदेव जी को लेकर, तभी 14 की 14 सीट आई थी। सरगुजिया सरकार कांग्रेस तो बना नहीं पाई, पर भारतीय जनता पार्टी ने जरूर छत्तीसगढ़ में सरगुजिया सरकार बनाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्यार, विश्वास और भरोसा बढ़ा है। सही बात है, 14 सीटें, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है वहाँ, हसदेव अरण्य। वहाँ लगातार जो है विवाद की स्थिति बनी रहती, चाहे कांग्रेस सरकार में रही हो। टीएस सिंहदेव खुद गए वहाँ जब पेड़ कट रहे थे, और आपकी सरकार में भी। तो उस हसदेव अरण्य के मामले को आप लोग किस तरीके से जनता के बीच लेकर जाएंगे, क्योंकि एक निगेटिव माहौल बन रहा है। वहाँ के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी कह रहे हैं कि पेड़ कट रहे हैं। हालांकि ये पहल नया नहीं है कि बीजेपी की सरकार आई तो कटना शुरू हुआ, लेकिन वो लोगों के जो मनोदशा है उसमें कैसे आप बताएंगे कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है? देखिए, जो बातें रिमर फैलाई जाती हैं और जो तथ्य होता है वो अलग होता है। विकास किसी भी तरीके का होगा, यदि मान लीजिए कि भारतमाला परियोजना बन रही है, 4 लेन की सड़कें बन रही हैं, या कहीं पे कोई डेवलपमेंट, और कोयला के बगैर तो बिजली बनेगा नहीं जी। तो पेड़ बहुत ही सीमित संख्या में कटता है, पर उसका प्रचार ज़्यादा होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल पर्यावरण संरक्षण की बात यदि करें, एक पेड़ माँ के नाम, आज देश का इतना बड़ा जन आंदोलन बन गया है कि पेड़ कटने से ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो वन क्षेत्र में कोई कमी नहीं आई, न छत्तीसगढ़ में न देश में। जी। अगर आप भौगोलिक दृष्टि को देखेंगे, और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल होने के नाते एक लगातार एक जन आंदोलन चला रही, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कि एक पेड़ माँ का नाम एक जन अभियान बन चुका है। तो इस तरीके से पर्यावरण संरक्षण की बात हो या हसदेव अरण्य के क्षेत्र में भी पेड़ लगाने की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे बढ़ के काम को कर रही है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में जो प्रदेश महामंत्री थे, सभी लोगों को चुनाव का टिकट मिला। आप भी उस समय प्रदेश महामंत्री तो नहीं थे, लेकिन अंबिकापुर से टिकट के दावेदार भी थे। इस बार हैं क्या? अभी लग रहा है टिकट की कुछ दावेदारी चल रही है आपकी? कुछ उम्मीद है पार्टी आपको मौका दे सकती है? देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में एक लंबे समय से काम करने का अनुभव है, और मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता का चिंता करती है। मैं आपसे आज लाइव इस बात को बता रहा हूं कि मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं भाजपा का प्रदेश महामंत्री बनूंगा, मेरी कल्पना में भी नहीं था। तो भारतीय जनता पार्टी ने काम करने का मौका देती है, और भारतीय जनता पार्टी में लगातार हर कार्यकर्ता के ये विचार लगातार चलते रहता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली की विशिष्ट पद्धति है, इसलिए कोई कार्यकर्ता के रूप में पार्टी जो जवाबदेही देती है, उस जवाबदारी में हम 100% अपनी क्षमता का उपयोग कर सकें, यही अपनी इच्छा रहती है। अभी जो राजेश अग्रवाल जी हैं, आपकी सीट जो जहां से आप प्रतिनिधित्व भी करते हैं, टिकट भी मांग रहे हैं, वो कांग्रेस से आए व्यक्ति हैं।
तो नहीं लगता कि अगले चुनाव में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं कि पार्टी, क्योंकि हमने बंगाल में देखा कि तृणमूल कांग्रेस से आए लोगों को पिछले चुनाव में तो टिकट दिया गया लेकिन इस चुनाव में नहीं दिया गया, तो क्या नहीं लगता ऐसी कुछ संभावना है? दूसरा, आपका जो राजनीतिक अनुभव उसको देखा जाए, आप 22 साल की उम्र में पार्षद बन गए, जिला पंचायत सदस्य रहे, मंडी बोर्ड में रहे, बाकी अभी प्रदेश महामंत्री हैं, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ओबीसी मोर्चा के, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए नहीं लगता आपको पार्टी को मौका देना चाहिए एक बार? जैसा मैंने आपको कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता पे विचार करती है, और जो आपने कहा कि कांग्रेस से आए हुए लोग यहाँ पे हैं, तो जो अन्य अनेक राजनीतिक दलों के लोग देश भर में एक ऐसी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास और भरोसा बढ़ा है, और जो भारतीय जनता पार्टी में आ गया वो भारतीय जनता पार्टी का है। नहीं, लेकिन अभी जब मंत्री बनाए गए गुरु खुशवंत को बनाया गया और राजेश अग्रवाल जी को, तो कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित थे कि हमारी पार्टी से गए लोगों को बना दिए। उस लिहाज से मैं पूछ रहा था कि क्या ऐसा कुछ है जो बाहर से आए हैं, बाहर की पार्टियों से आए हैं, उनकी जगह अगले बार जो पार्टी का कैडर, क्योंकि आप लोग लंबे समय से, आप क्या, आपके जैसे हजारों लोग काम कर रहे हैं इस तरीके से। कांग्रेस को अब केवल यही खुशी मिलने वाली है कि उनकी पार्टी से गए हुए लोग मंत्री बन रहे हैं, उनकी पार्टी से गए हुए लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब अपनी पार्टी की सरकार बना के किसी को मंत्री और मुख्यमंत्री तो बना नहीं सकती। तो उनको खुशी का यही अवसर है कि हमारे दल से गए हुए लोग मंत्री बने हैं, यही खुशफहमी उनको मिलने वाली है, यही उनके बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि दूसरी बीजेपी में मंत्री बने उसी में खुश हो ले। हाँ, कुछ और लोग भी आ जाएंगे उधर से फिर कि हमको भी बनाओ। भारतीय जनता पार्टी की तो दरवाजे खुले हैं सभी के लिए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये था कि जो बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली, और बाद में अब प्रदेश संगठन में भी, क्योंकि नई पीढ़ी आ गई है, आप जैसे नए नेता आ गए, तो उनको वरिष्ठ लोगों का क्या उपयोग होना चाहिए, और जो जिस तरीके से विधानसभा में सवाल के माध्यम से नाराजगी आती है उसको दूर करने के लिए प्रदेश संगठन स्तर पर कुछ चर्चा होती है आप लोगों की? देखिए, लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका दोनों की भूमिका है, और जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनकी जवाबदारी, सक्रिय जनप्रतिनिधि अगर अपनी विधायिका के फोरम में, विधानसभा में यदि प्रश्न नहीं उठाएंगे तो समाज उनको कहेगा कि निष्क्रिय हैं, और जब वो सक्रियता से प्रश्न उठाते हैं तो ये बात आती है जो आप कह रहे हैं। तो मेरा ये कहना है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी बात रखना, जनता की आवाज़ को बुलंद करना विधानसभा और लोकसभा में, वो एक सक्रिय जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका काम है, उस काम को बखूबी कर रहे हैं। 2.5 साल पूरे हो गए हैं सरकार को, आने वाले 2.5 साल में किस तरीके से आप लोग संगठन के स्तर पे जाएंगे? क्या कोई रोड मैप है, कुछ नई चीज़ें करने वाले हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी 24/7 और हमेशा लगातार काम करने वाली पार्टी है, और देखते होंगे कि हमारे कार्यक्रम एक के बाद एक लगातार आते रहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे 6 कार्यक्रम ऐसे हैं जो हम पोलिंग बूथ में मनाते हैं स्थायी रूप से, स्थापना दिवस सहित। तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रमों के बल पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के गरीब कल्याण की योजनाओं के बल पर, उन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ में सक्रिय है। और जब हम प्रत्येक बूथ में पूरे 5 साल सक्रिय रहते हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं से उनके जीवन में खुशहाली लाने की बात करते हैं, उनके जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम बनते हैं हम, तो इस तरीके से हमारा निरंतर संपर्क बना होता है। हम ऐसी राजनीतिक दल नहीं कि हम चुनाव आया तो हम क्षेत्र के दौरे पे जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी अपने कोई कार्यक्रम लेके जा रही है। पार्टी लगातार 5 साल कार्यक्रमों को लेकर, केंद्र की गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर जा रही है। इसके कारण कभी भी चुनाव में हमको अलग से कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ सवाल कांग्रेस से जुड़े कर लेता हूँ, विपक्षी पार्टी हैं आप लोगों की। भूपेश बघेल को ज़्यादा चुनौती मानते हैं आप या टीएस सिंहदेव को? कांग्रेस पार्टी ही चुनौती नहीं है, ये दोनों तो आपस में ही एक हो पाना बहुत मुश्किल है इनका। और आपने देखा होगा कि 5 साल कैसे बिताया है इन लोगों ने, तो कहीं कोई चुनौती नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत विश्वास और भरोसे के साथ फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाली है। एक नया नेतृत्व उभर रहा है, आप भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, देवेंद्र यादव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके से देवेंद्र यादव का मूवमेंट है, लोग बोल रहे हैं कांग्रेस में भविष्य के नेता हो सकते हैं।
ये तो कांग्रेस पार्टी के द्वंद्व का विषय है कि उनका भविष्य का नेता कौन होगा। ये कांग्रेस पार्टी में कोई भी किसी दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में उस दल के नेताओं के बारे में बोलना बहुत मुश्किल है। बीजेपी 2028 और 29 को लेकर कितनी तैयार है, और क्या ये जो अभी जितने विधायक हैं उससे विधायकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद लगती है आप लोगों को? निश्चित रूप से हम अभी जो बहुमत है इससे ज़्यादा बड़ी बहुमत के साथ, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में ही कहा कि जनता से जो वादे किए गए थे उन वादों को पूरा करने में खरा उतरने वाली पार्टी, चुनाव घोषणा पत्र के एक एक वादों को हम बिल्कुल धर्म ग्रंथ जैसा उसको हम पूरा करने में लगातार ये सरकार लगी हुई है। और जब हम चुनाव घोषणा पत्र को पूरा करके जनता के बीच जाएंगे, विश्वास और भरोसे के साथ जाएंगे, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ जाएंगे, एक नया छत्तीसगढ़ के सपने के साथ जो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो हम कहीं कोई जनता के विश्वास में खरे उतरेंगे और अभी से ज़्यादा बड़ा बहुमत जो आप पूछ रहे हैं उस बड़े बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। तो आपने सुना अखिलेश सोनी जी को। अखिलेश सोनी जी का दावा है, वादा है कि जो सरकार चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। अगले 2.5 साल और मेहनत करेंगे, बूथ पर जाएंगे, लोगों को बताएंगे, बीजेपी के बारे में बताएंगे, बीजेपी की योजनाओं के बारे में बताएंगे, और कांग्रेस के अंतर्कलह से काफ़ी खुश हैं। इनको लगता है कि कांग्रेस आपस में लड़ती रहेगी तो इनका फ़ायदा होता रहेगा। कुल मिलाकर बीजेपी के नेता और बीजेपी जनता के बीच जाने के लिए तैयार है। जेएनजे के आंदोलन के बाद और कुछ नए प्रयोग हम देख सकते हैं। आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। नमस्कार। विस्तार न्यूज़ परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद।